जिस प्रकार से आपने ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, चूँकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि उसे हम रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, तो इसी हिसाब से हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को एक ट्रांसफार्मर की तरह ही देखते हैं, जिसमें कि हमारी जो जैसे कि आपको मालूम है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग होती है। वैसे ही इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। तो यहाँ पे हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को एक वैसा ट्रांसफार्मर की तरह देखेंगे जिसकी सेकेंडरी जो है रोटेटिंग टाइप की हो, है ना, और शॉर्ट सर्किटेड हो। तो इस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर के रूप में हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को देखते हैं और इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमने एक जनरल बनाया है जिसमें यहाँ पे V1 लिया है हमने, V1, और ये जो पूरा सर्किट है, पहली बात तो ये पूरा सर्किट जो है ये पर फेज़ के रूप में बनाया गया है ना, पर फेज़ ये सर्किट है, ठीक है। ये एक फेज़ का सर्किट है। 3 फेज़ में 3 फेज़ मतलब इसके अलग अलग ऐसे ही होंगे, तो हम एक फेज़ लेके कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़ जो है वो पर फेज़ में होंगी। अब इसके बाद V1 क्या है अब, और इस वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ये हमारा स्टेटर सर्किट है। तो स्टेटर सर्किट में जो ये V1 होगा, V1 क्या होगा, एक वोल्टेज होगा, अप्लाइड वोल्टेज विच इज़ अप्लाइड टू स्टेटर, है ना, वह प्रयुक्त वोल्टता जो स्टेटर को दिया जा रहा है, जिसकी वोल्ट में इकाई होगी। R1 इज़ द स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, X1 इज़ द स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, है ना। I1 इज़ द करंट फ्लोइंग इन स्टेटर वाइंडिंग पर फेस। एंड अब ये जो पार्ट है पूरा, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये शंट पैरामीटर वाला पार्ट है जो आपने ट्रांसफार्मर में भी बनाया होगा। ये वाला जो करंट होता है I0, ये नो लोड की स्थिति में बहने वाला करंट होता है I0 नो लोड करंट, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वर्किंग कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये आपने सब ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट का क्या प्रमुख कार्य होता है। यहाँ पे नो लोड करंट जो हो गए फ्लो होगा नो लोड की स्थिति में, उसके 2 कंपोनेंट जो होंगे IW और IM। तो IW किस चीज़ के लिए होता है आपने पढ़ा होगा, IM किस चीज़ के लिए होता है ये भी आपने पढ़ा है। तो इसका फंक्शन क्या होता है IW एंड IM का। IW जो है, चूँकि हमने इसको किससे दिखाए हैं, RC के थ्रू फ्लो, तो R में रेजिस्टेंस में कभी भी एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है। तो नो लोड के दौरान जो नो लोड लॉसेस होंगे वो IW उसको रिप्रेजेंट करेगा। और IM वह करंट होगा जो मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाएगा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित होता है, वह करंट है IM, है ना। तो ये हमारे स्टेटर सर्किट के पूरे पैरामीटर्स हुए। और अब रोटर और स्टेटर के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पूरा, वो हमारा क्या कहलाता है, ये होता है एयर गैप, है ना। दिस इज़ कॉल्ड एयर गैप, ये लिखा भी है मैंने, एयर गैप। अब स्टेटर ये है, रोटर का पर फेस हम पार्ट लेंगे तो रोटर का क्या होगा, रोटर करंट I2 इज़ द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन रोटर सर्किट, और पर फेज में होगा करंट, है ना। R2 क्या है हमारा, रोटर रेजिस्टेंस, SX2 रोटर लीकेज रिएक्टेंस, या रोटर रिएक्टेंस, सिंपली आप रोटर रिएक्टेंस बोल सकते हैं, प्लस मैकेनिकल लोड। अगर लोड जुड़ेगा इसमें तो लोड कौन सा जुड़ेगा, मैकेनिकल लोड जुड़ेगा, है ना। तो ये प्लस मैकेनिकल लोड है। पहले तो हम जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं वो पूरा हम इलेक्ट्रिकल के रूप में बनाएंगे, तो इस पर्टिकुलर मैकेनिकल लोड जो है इसको भी हमें इलेक्ट्रिकल लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मैकेनिकल लोड को इलेक्ट्रिकल लोड में कन्वर्ट, मतलब उसी का एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट लोड के रूप में उस मैकेनिकल लोड को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो ये हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चल के इसे डेवलप करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया वो सब लिखा हुआ है। V1 आपका अप्लाइड वोल्टेज है प्रति फेज स्टेटर में जो दिया जा रहा है। R1 आपका स्टेटर रेजिस्टेंस है और X1 स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस है पर फेस।
जो V1 है वोल्टेज, वो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। अब V1 आपको मालूम है, हम स्टेटर वाइंडिंग में जब वोल्टेज देते हैं तो उससे फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो कि स्टेटर वाइंडिंग से लिंक होगा। स्टेटर वाइंडिंग से लिंक होगा मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। तो हम प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर के रूप में देख रहे हैं इसलिए। एंड रोटर जो कि सेकेंडरी है, उससे भी ये फ्लक्स क्या होगा, लिंक होगा। क्योंकि हम वोल्टेज सप्लाई केवल स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं, तो वो ना केवल स्टेटर के लिए फ्लक्स उत्पन्न करता है, बल्कि रोटर के लिए भी फ्लक्स उत्पन्न करने का कार्य उसी का होता है। तो E1 जो है, इसी प्रकार से हम पैरामीटर्स डिसाइड कर लेंगे। पैरामीटर्स में क्या, E1 आपका सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन स्टेटर वाइंडिंग, और E2 डैश आपका S टाइम्स ऑफ E2 या S के E1, ये सब आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ये क्या चीज़ें हैं ये आपको मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। दिस इज़ म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। I1 की वजह से, I1 करंट फ्लो होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप किन किन के में होगा, R1 और X1 के। आपने सर्किट में देखा तो यहाँ पे सर्किट में केवल किस में, I1 के फ्लो होने के कारण R1 और X1 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बस उत्पन्न होगा। तो V1 को हम कैसे लिख सकते हैं KVL की सहायता से। V1 इज द वोल्टेज हेयर, टोटल वोल्टेज, है ना। V1 इज इक्वल्स टू, बाकी सब में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। V1 इक्वल्स टू I1 R1 प्लस JI1 X1। जब हम R प्लस JX के फॉर्म में लिखते हैं तो X वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो J लिखते हैं उसका ना। तो I1 R1 प्लस JI1 X1 प्लस जो EMF इंड्यूस्ड होगा यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग में वो, प्लस ये वाला हमने स्टेटर वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा उसे हमने क्या माना है, E1, तो प्लस E1। तो इस हिसाब से हम KVL इक्वेशन लिख लेंगे। V1 इक्वल्स टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1। जब मोटर नो लोड की स्थिति में होगी तब स्टेटर वाइंडिंग नो लोड धारा को की मांग करेगा, जो कि होगा आई नॉट, है ना। तो आई नॉट के दो कंपोनेंट, IW मैंने आपको ये भी बता चुका हूँ। IW है वर्किंग कंपोनेंट ऑफ अ करंट, नो लोड करंट विच सप्लाइज नो लोड मोटर लॉसेज। नो लोड की स्थिति में जो मोटर में लॉसेस होंगे वो है IW के द्वारा, IW के कारण उत्पन्न होंगे। और IM स्टेटर के कोर और स्टेटर और रोटर के बीच के एयर गैप में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स को उत्पन्न करने वाला करंट होता है IM। तो I नॉट इक्वल्स टू IW प्लस IM, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए। और साथ ही साथ हम इसका जो फेजर डायग्राम बनाएंगे इसके लिए ज़रूरी है। इक्विवेलेंट सर्किट में हमने ऑलरेडी दिखा चुके हैं, I नॉट इज़ द समेशन ऑफ IW एंड IM। रोटर सर्किट में R2 रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, X2 स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस पर फेज, है ना। और एट एनी स्लिप जब आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन में नहीं, रनिंग कंडीशन में होगा वो X2 डैश इक्वल्स टू S टाइम ऑफ X2। एक सेकेंड, हाँ। इंड्यूस वोल्टेज पर फेज क्या होगा, E2 डैश इक्वल्स टू SE2। और E1 के फॉर्म में लिखना है तो हमें के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का यूज़ करना पड़ेगा। तो E2 डैश इज इक्वल टू I2 डैश I2 इंटू R, है ना। तो अब ये जो E2 डैश है ये कौन सा है, रोटर सर्किट। रोटर सर्किट में हमने क्या माने थे, रोटर सर्किट में आपका सिर्फ क्या है, R2 है और SX2 है। तो I2 इंटू R2 प्लस SI2 इंटू X2, ये किसके बराबर होगा, E2 डैश के बराबर, मतलब EMF इंड्यूस्ड इन रोटर साइड। तो E2 डैश की वैल्यू क्या होगी, I2 R2 प्लस I2 SX2। तो इंड्यूस वोल्टेज पर फेस हमने इसलिए ऐसा लिखा है, I2 डैश R2 प्लस J के टर्म में लिखेंगे हम, मतलब हम इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं। तो लिखेंगे I2 डैश R2 प्लस J I2 डैश SX2।
अब ये जो I2 डैश है वो I2 डबल डैश की तरह रिफ्लेक्ट होगा स्टेटर में। मैंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे I2 डबल डैश लगाना ज़रूर से, स्टेटर करंट स्टेटर के साइड I2 डबल डैश है ना। ये जो I2 करंट है उसका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, I2 डबल डैश के रूप में स्टेटर साइड में। तो I2 डैश हमें हम देखो ये हम I2 डबल डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे और अगर हम बोल रहे हैं कि स्टेटर, आपने पिछले बार जब ट्रांसफार्मर में इक्विवेलेंट सर्किट बनाया होगा तो आपने रिफर्ड टू प्राइमरी और रिफर्ड टू सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी तरफ पूरे कंपोनेंट को ले आना और सेकेंडरी तरफ भी पूरे कंपोनेंट को ले जा लेना। तो आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर्स शिफ्टिंग करके आपने इस रिफर टू प्राइमरी और रिफर टू सेकेंडरी आपने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इसलिए हमने I2 डैश का जो हमें रिफ्लेक्शन स्टेटर साइड में मिलेगा वो I2 डबल डैश के रूप में होगा। और चूंकि आपको मालूम है पैरामीटर की शिफ्टिंग जैसे ही हम करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या तो मल्टीप्लाई हो जाता है तो डिवाइड हो जाता है। वैसे ही सिंपल लॉ ये क्या था आपका, I2 डबल डैश। अब आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो पढ़ा है वो क्या है, V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू E2/E1, या ऐसे इस तरीके से लिखा होगा, इक्वल टू I1/I2, है ना। और I1/I2 इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप, K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो वहाँ से आपने जब स्टेटर साइड मतलब प्राइमरी साइड में आप जब I2 डबल डैश को लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, K टाइम्स ऑफ I2 डैश। अब ये सब कैसे आपको ध्यान है कि नहीं है, ट्रांसफार्मर में आप जाइए पढ़िए और ध्यान कीजिए ये चीज़ें। अब इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना है। अब इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट में सबसे पहले रेफरेंस फेजर ले लिया फ्लक्स फाई को, ठीक है। फिर उसके बाद आप जानते हैं नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट के दो पार्ट थे आई नॉट के, वो थे एक IM और एक था IW। IM देखो यहाँ पर है और IW यहाँ पर है ना। IW मतलब ये E1 वाली लाइन पे। अब IM का क्या काम था आपको याद होगा, IM का काम था मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करना। तो फ्लक्स की रेफरेंस में मतलब इसी डायरेक्शन में कौन सा करंट होगा, IM होगा। तो IM हम इसी के रेफरेंस में बनाएंगे। अब इसके बाद IW क्या है, नो लोड मोटर लॉसेस, है ना, IW की वजह से होते हैं। तो IW और IM, तो IW कहाँ होगा, IW जस्ट क्या होगा, उसके अपोजिट, है ना, किसके, IM के अपोजिट। मतलब IM जो है वो X में मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस में बहने वाला करंट, IW रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट। तो रेजिस्टेंस में जो बहने वाला करंट है और जो रिएक्टेंस में बहने वाला करंट है उसमें क्या अंतर होगा, इसका जो करंट है वो रेजिस्टेंस जो है वो उसी सीध में होगा, पर लेकिन इसका जो X का जो करंट होगा वो X का जो करंट है वो हमेशा रेजिस्टेंस के करंट को 90 डिग्री क्या करेगा, लैग करेगा, है ना, 90 डिग्री लैग करेगा। इसलिए IM सॉरी IM को अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो उसके 90 डिग्री लीडिंग डायरेक्शन में कौन होगा, IW। या IW ये है तो उसकी लैगिंग डायरेक्शन में कौन होगा, IM। ये सब आप बेसिक समझ चुके हैं। अब IW और IM दोनों का फेजर सम क्या कहलाएगा, I0। ये आपने पिछले साल भी डायग्राम बनाया है, ट्रांसफार्मर का भी यही डायग्राम था। नो लोड सर्किट, नो लोड के दौरान ट्रांसफार्मर का हमने इंडक्शन मोटर का भी जो है इसी प्रकार से फेजर डायग्राम आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि
हमने कौन कौन सी इक्वेशन लिखे हैं? एक v1 की इक्वेशन लिखे हैं। v1 की इक्वेशन क्या थी? एक सेकेंड। v1 की इक्वेशन क्या थी? v1 इक्वल्स टू e1 प्लस i1 r1 प्लस j i1 x1, इसी प्रकार से लिखा था। तो अब बताओ, ये है हमारा क्या? E1 है ना, ये हमारा E1 है। अब E1 जो है क्या है? EMF इंड्यूस्ड इन स्टेटर वाइंडिंग। तो EMF इंड्यूस्ड इन स्टेटर वाइंडिंग जो है वो E1 को ये जो हमारा IM है वो 90 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा। और IW जो कि रेजिस्टेंस का ही है, मतलब जो वोल्टेज होता है आपने बनाया है पिछले बार भी, जो वोल्टेज को अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो IR उसके क्या होगा? फेज में ही होगा। और पर अगर हम IX को लेते थे, मतलब रिएक्टेंस का करंट, तो वो 90 डिग्री क्या होता था? लैग। तो इसलिए यहाँ पे E1 और यहाँ पे क्या होगा? IWC के सीध में और IM उसके जस्ट 90 डिग्री लैगिंग डायरेक्शन में। तो अब E1 तो आ गया हमारा, हमने I0 भी बना लिए, IM भी बना लिए, IW भी बना लिया और phi भी बना लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे मतलब I1 स्टेटर करंट। अब I1 को अगर हम देखें तो हम वापस से एक बार सर्किट में जाते हैं तो आपको क्लियर होगा। I1 ये वाला करंट है। तो I1 देखो दो ब्रांच में, एक मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या लिख लोगे आप? I2 डबल डैश, है ना। तो I2 डबल डैश और I0 प्लस I2 डबल डैश हम कर देंगे तो हमें I1 करंट मिलेगा। तो I1 इज़ द फेजर सम ऑफ I0 एंड I2 डबल डैश। तो I2 डबल डैश प्लस I0 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? I1। तब हम इसे फेजर में देखेंगे। अब फेजर में हम अगर इसे देखते हैं तो जो E1 है, EMF इंड्यूस्ड इन स्टेटर वाइंडिंग, और I1 जो है ना, I1 कौन सा करंट है? जो कि R1 और X1 के द्वारा आपको सर्किट में दिख जाएगा, R1 और X1 के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। तो जब RX है, मतलब आपका जब RL सर्किट होता है, जब उसमें आप जो करंट लेते हैं, है ना, और इसमें जो वोल्टेज लेते हैं, है ना, वो कैसा लेते हैं आप? RL के कारण जो वोल्टेज को करंट है वो लैग करेगा, लेकिन 90 डिग्री से नहीं, 5 डिग्री से, है ना, 5 डिग्री से, एग्जैक्टली 90 डिग्री से जब होता था, जब पूरा प्योर इंडक्टिव लोड, तो 5 डिग्री से एंगल से उस पर्टिकुलर वोल्टेज को ये क्या करता है? लैग करता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखो, E1 हमने बना लिया, IW बना लिया, IM I0 हो गया हमारा। तो जो I1 है, I1 को पहले हम कैसे लाएंगे? I1 को, I1 जो है एक्चुअली I1 क्या है? I0 प्लस I2 डबल डैश, ये आपने डायग्राम में देखा अभी, ठीक है। अब I2 डबल डैश और I0 कैसे आएगा? I0 आपको निकालना है कैसे? I0 जो है वो है, आपको इक्वेशन लिखवाया था ना, IW प्लस IM, या IM को ना I म्यू भी लिखते हैं, ध्यान रखिए, है ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो IW और IM का फेजर सम क्या हो गया हमारा? I0। तो I0 मिल गया हमें, है ना। अब हमें क्या चाहिए? I2 डबल डैश, है ना। अब I2 डबल डैश मिलेगा तभी तो हम ये इक्वेशन फॉलो कर पाएंगे कि हमारा जो इक्वेशन है I1 क्या है? I0 प्लस I2 डबल डैश। अभी हमें I1 की पोजीशन मालूम नहीं है, ये पता है कि वो E1 को लैग करेगा, पर कितना ये किस पॉइंट पे, ये हमें नहीं मालूम। उससे पहले लेकिन हमें क्या इक्वेशन मालूम है? हमें इक्वेशन मालूम है कि I1 जो है वो I2 डबल डैश और I0 का फेजर सम है। तो I0 हमें मिल चुका। अब I2 डबल डैश को निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? उससे पहले हम फेजर डायग्राम में E1 की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। E1 की इक्वेशन को यूज़ करके, सॉरी, V1 की इक्वेशन यूज़ करेंगे। V1 की इक्वेशन क्या है हमारी? V1 इक्वल्स टू E1 प्लस JI1 X1 प्लस
I1 R1, किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। E1 हमारे पास है ना। अब I1 R1 और I1 X1, अब देखो V1 जो है फेजर सम किन किन का, E1 को प्लस करो फेजरली और किससे, I1 X1 से, और इसको I1 R1 को भी प्लस करो। तो I1 R1 क्या होगा, I1 R1 क्या होगा, फेज में, है ना। I1 R1 हम फेज में बनाते हैं, और I1 X1 क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पे। अब E1 ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस I1 R1 प्लस हो गया I1 X1। तो ये तीनों का जो फेजर सम देगा हमें, ये क्या, कौन सा फेजर सम देगा हमें, ये V1 का। तो देख रहे हो आप, E1 I1 R1 और I1 X1, इन तीनों को प्लस करने से हमें क्या मिलेगा, V1। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया V1। तो अब हमारे पास V1 भी आ गया, है ना। अब V1 हमारे पास है ना। और अब I2 डबल डैश, I2 डबल डैश कैसे बनाएंगे हम, I2 डबल डैश आपको पता है, मैंने लिखवाया कि I2 डबल डैश क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ I2 डैश है ना। I2 डैश जो कि रोटर में करंट फ्लो हो रहा है वो है, उसका रिफ्लेक्शन है I2 डबल डैश। तब हम E2 हम रोटर सर्किट की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो रोटर सर्किट की इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, तो रोटर सर्किट की इक्वेशन क्या है हमारी, E2 डैश इज इक्वल्स टू I2 डैश R2, ये लिख चुके हो आप, है ना पहले, जे I2 डैश X2 X2 डैश। तो एक सेकेंड, X2 डैश, तो X2 डैश जनरली S टाइम ऑफ X2 होता है ना। तो यहाँ पर जो E2 डैश है, अब E2 डैश को हम कैसे बनाएंगे, E2 डैश क्या है हमारा, EMF इंड्यूस्ड इन रोटर सर्किट। जो रोटर सर्किट में EMF उत्पन्न हो रहा है वो किस EMF का विरोध करेगा, E1 का विरोध करेगा। ये लेंज लॉ के नियम के तहत है। कैसे कि जो EMF जिस EMF की वजह से उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। तो जब E1 इस डायरेक्शन में है तो E2 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो E1 यहाँ है तो E2 डैश यहाँ पर होगा। E2 डैश रनिंग कंडीशन में, E2 सिंपली आपकी स्टैंड स्टिल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन। तो E2 डैश रनिंग कंडीशन में नीचे की तरफ आएगा इस प्रकार से। अब E2 डैश की जो इक्वेशन है वो क्या कहती है हमारी, I2 डैश R2 प्लस I2 डैश X2 डैश, या S टाइम ऑफ X2। तो अब E2 को जो है I2 डैश R2 जो है वो कैसा बनेगा, यहाँ पर किस डायरेक्शन में बनेगा, ये आपका E2 डैश है ना, E2 डैश है आपका रोटर सर्किट है ना। रोटर सर्किट है तो रोटर सर्किट में आपका जो करंट है ना, वो क्या है, I2 डैश। RL सर्किट में जब करंट होता है, RL सर्किट में आपने पढ़ा है वो EMF को हमेशा फाई एंगल से क्या करता है, लैग करता है। तो इस E2 को लैगिंग डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ हमारी लीडिंग होती है। तो लैगिंग डायरेक्शन होती है इस तरफ। तो E2 डैश हमारे पास है ये, तो लैगिंग डायरेक्शन में फाई 2 में हमारे पास क्या हो आएगा, I2 डैश आएगा। E2 को लैग करेगा फाई 2 एंगल से कौन, I2 डैश करेगा। अब I2 डैश के जो कंपोनेंट है, एक है R2 में फ्लो हो रहा है वो, और SX2 में भी फ्लो हो रहा है। तो R2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसी के फेज़ में आएगा, जैसे कि ये बना हुआ है ना, I2 डैश इसी I2 डैश की फेज़ में आएगा, I2 डैश R2। और जो I2 डैश SX2 है वो क्या आएगा, 90 डिग्री इस डायरेक्शन में आएगा। और ये I2 डैश R2 प्लस I2 डैश S टाइम ऑफ X2 हमें क्या देगा, E2 डैश का मान। तो ये फेजर सम I2 डैश R2 प्लस I2 डैश SX2 हमें क्या देगा, E2। तो ये हमारा ये वाला सर्किट भी कंप्लीट। अब हम I2 डबल डैश की बात करें तो I2 डबल डैश कैसे बना सकते हैं हम, इसी के अपोजिट में हम क्या ले लेंगे, I2 डैश। और चूँकि I1 जो है वो है I0 प्लस I2 डबल डैश, तो यहाँ से ये I0 और I2 डबल डैश का जो फेज़र सम हमें यहाँ मिलेगा वो क्या मिलेगा, I1। तो ये I1 हो गया। तो यहाँ से ये वाला डायग्राम भी कंप्लीट। अब एंगल्स को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, I1 और E1 के बीच का एंगल
I1 और V1 के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, φ1। इसी प्रकार से यहाँ पर अब चूँकि यहाँ पे EMF इंड्यूस बस होता है, हम अलग से कोई वोल्टेज नहीं देते हैं, तो इसका EMF और I2 डैश के बीच का जो एंगल होगा वो होगा φ2 डैश। तो इस प्रकार से हमने 3 फेस इंडक्शन मोटर का फेजर डायग्राम बनाया। कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड मैंने लिख दिए हैं कि I2 डबल डैश और I0 की वजह से हमें स्टेटर करंट I1 मिल रहा है, और जो इंडक्शन मोटर है उसका जो आउटपुट है वो क्या है हमारा, मैकेनिकल। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस मैकेनिकल लोड को इलेक्ट्रिकल लोड से रिप्लेस कर सकें। तो उसे रिप्लेस करने के लिए हम कुछ स्टेप्स बढ़ेंगे। अब उससे पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि वाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर वर्क्स एट लैगिंग पावर फैक्टर ओनली। तो उसका रीज़न क्या है, ये है कि आप जानते हैं स्टेटर और रोटर के बीच क्या होता है, एयर गैप होता है ना। उस एयर गैप का क्या होगा, वायु का जो रेजिस्टेंस होता है जो कि फ्लक्स के मार्ग में विरोध उत्पन्न करे, उसको हम कहते हैं रिलक्टेंस। तो एयर गैप के होने की वजह से स्टेटर और रोटर के बीच, तो उनके बीच एयर गैप का जो रिलक्टेंस होता है वो होता है हाई। फ्लक्स आप जानते हैं एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। ये करंट की जैसे ये I इक्वल्स टू, जैसे आप EMF अपॉन रेजिस्टेंस लिखते हैं, वैसे फ्लक्स की जगह आप क्या लिखते हैं, MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो MMF अपॉन रिलक्टेंस, तो MMF रिलक्टेंस अधिक, फ्लक्स कम, तो उसके कारण क्या होगा, रिलक्टेंस हाई होने के कारण जो इंडक्शन मोटर है वो मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़्यादा मांग करेगी ताकि कांस्टेंट फ्लक्स बरकरार रहे और स्पीड ऑफ द मोटर भी कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए वो मोर मैग्नेटाइजिंग करंट की आवश्यकता, मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड ज़्यादा करेगी, और इसके कारण जितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करेगी उतना ज़्यादा पावर फैक्टर क्या होगा, कम होते जाएगा। और इसीलिए जो 3 फेस इंडक्शन मोटर है वो लैगिंग पावर फैक्टर पे कार्य करती है, क्योंकि एयर गैप होगा ही होगा और रिलक्टेंस की वैल्यू हाई होगी, जिसकी वजह से इंडक्शन मोटर मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करती है, और मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करने से उसका पावर फैक्टर का जो मान है वो कम हो जाता है, क्योंकि फाई एंगल बढ़ जाता है। आई जब बढ़ेगा तो आई और वी के बीच का एंगल भी बढ़ता है, तो फाई बढ़ता है तो कॉस ऑफ फाई क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए पावर फैक्टर घटता है, और पावर फैक्टर घट रहा है मतलब वो एक यूनिटी से घट रहा है, मतलब वो लैगिंग डायरेक्शन में जाएगा। लैगिंग पावर फैक्टर पे 3 फेस इंडक्शन मोटर कार्य करेगी, और 3 फेस इंडक्शन मोटर को किसी अन्य पावर फैक्टर पे कार्य कराने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है, इसलिए हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पे ही कार्य करती है। I2 डैश की इक्वेशन आपने कई बार लिख चुके हैं, इज इक्वल्स टू SE2 अपॉन दिस। अब हम यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं, देखो I2 डैश को हमने यहाँ पे क्यों पकड़ा, इसलिए क्योंकि हमने लिखे हैं ना वहाँ पर ऊपर साइड प्लस मैकेनिकल लोड, तो इस मैकेनिकल लोड को हटा के हमें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इसका ढूंढना है जिससे हम उसको रिप्लेस कर सकें, है ना। तो वही करने के लिए हमने I2 डैश की इक्वेशन लिखी। I2 डैश की इक्वेशन में हमने क्या चेंज किया, जो S है, S को हमने कहाँ भेज दिया, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जाएगा तो वो तो क्या हो जाएगा, अब S को नीचे ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाके 1/s, और अंडर रूट में जाके ये 1/s स्क्वायर हो जाएगा। तो R2/s का स्क्वायर प्लस S और S स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और x2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन से हम एक 3 सर्किट बनाएंगे। पहले जो बेसिक सर्किट है हमारा यही है, I2 डैश करंट, R2 रेजिस्टेंस, SE2 और SX2, है ना। तो ये SX2 क्यों वेरिएबल दिखाया मैंने इस प्रकार से, क्योंकि स्लिप का मान चेंज होता रहता है, तो स्लिप फैक्टर को हमें यहाँ से हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या किया, उसको हटाने के लिए हमने देखो ना इस इक्वेशन के बेसिस पे हमने ये डायग्राम बनाया। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। तो ये वाला डायग्राम क्या आएगा, अब देखो सिचुएशन चेंज हो गई है, SE2 जहाँ होता था वहाँ E2 है तो यहाँ E2 हो गया, तो SE2 E2 में चेंज हो गया।
x2 के उससे s हट गया तो ये x2 चेंज होकर x2 हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, और R2 में डिवाइड में s चले गया तो यहाँ से, तो ये R2/s हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसके बाद हम इसी को और सेपरेट कर सकते हैं इस प्रकार से, कैसे देखो, अब ये जो है हमारा R2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, आपको नीचे लिखा हुआ हूँ मैंने। अगर R2 को मैं ऐसे लिखूँ मैथमेटिकली तो गलत होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि R2 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R2 प्लस R2/s अपॉन माइनस R2, तो R2 कैंसिल, R2 कैंसिल, बचेगा क्या, R2/s। तो R2/s को हम इस तरीके से लिख सकते हैं पूरा इस टर्म के रूप में। तो इस टर्म में आप देख रहे हो एक R2 है और एक R2 1/s माइनस 1 है, ये वाला वेरिएबल पैरामीटर और ये कांस्टेंट है। तो हमने देखो क्या किया कि हमने R2 को भी सेपरेट कर दिया, x2 को भी कर दिया। मतलब इनिशियली हमारे पास R2 अलग नहीं था और sx2 अलग नहीं था, sx2 स्लिप पे डिपेंड कर रहा था। अब हमने इधर से क्या चेंज कर दिया, R2 भी अलग हो गया, यहाँ से x2 भी अलग हो गया और एक वेरिएबल पैरामीटर अलग हो गया। वेरिएबल पैरामीटर RL जो है वो क्या है, R2 1/s माइनस 1 के बराबर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस R2, रोटर रेजिस्टेंस पर फेस है, और इसमें जो होने वाले लॉसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, रोटर कॉपर लॉसेस, क्योंकि वो करेगा ये पावर डिसिपेट करेगा। और सेकेंड पार्ट हमारा जो है R2 1/s माइनस 1, ये क्या है, वेरिएबल, तो उसको हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लोड की तरह देखते हैं। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लोड पर जो अब जैसे जो R2 है उस पर जो पावर डिसिपेशन होगा वो रोटर कॉपर लॉस कहलाएगा। वैसे ही ये R2 1/s माइनस 1 पे जो पावर डिलीवर्ड होगा, जो पावर लॉस होगा, जो पावर डेवलप होगा, लॉस नहीं होगा सॉरी, R2 1/s माइनस 1 पे जो पावर डिलीवर होगा वो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप होगा जो रोटर के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि आपके रोटर रेजिस्टेंस में आपके रोटर सर्किट में हमने R2 sx2 और प्लस मैकेनिकल लोड बनाया था, तो हमने R2 को सेपरेट कर लिया और यहाँ से x2 को भी सेपरेट कर लिए। बाकी बचा कुचा हमारा क्या आ जाएगा, मैकेनिकल लोड, और उस मैकेनिकल लोड को हम इलेक्ट्रिकली R2 1/s माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहीं से जो पावर डिलीवर उसमें होगा R2 1/s माइनस 1 अंडर द ब्रैकेट, उसको हम टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप बोलेंगे जो रोटर में डेवलप होगा। तो मैकेनिकल लोड ऑन इंडक्शन मोटर कैन बी रिप्लेस बाय वेरिएबल रेजिस्टेंस लोड। तो मैकेनिकल लोड को हटाकर हम R2 1/s माइनस 1 से प्रदर्शित कर सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में, तो हमारे पास कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर आपके सामने है। इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये जो बना हुआ है आपका, है ना। और एक बनाएंगे हम स्टेटर को रिफ़र करके। तो यहाँ पे आज दिख रहा है क्लियरली आपको, V1 इज़ द स्टेटर वोल्टेज, I1 इज़ द स्टेटर करंट, R1 is the rotor resistance or referred to stator, X1 is the leakage reactance referred to stator, I0 is the no load current, IW is the working component of no load current, IM is the magnetizing component of no load current, RSC is the core loss component, और XM is equals to the magnetizing component, है ना, magnetizing inductance। अब ये I2 डबल डैश इज़ द करंट रिफर्ड टू स्टेटर, I2 डबल डैश जो कि या बोल सकते हैं हम रिफर टू स्टेटर, हमने जो रोटर करंट को लिया है वो है हमारा I2 डबल डैश। I2 डैश इज़ द रोटर करंट, R2 इज़ द रोटर रेजिस्टेंस, X2 इज़ द रोटर रिएक्टेंस, E2 इज़ द EMF इंड्यूस्ड इन रोटर वाइंडिंग, E1 इज़ द EMF इंड्यूस्ड इन स्टेटर वाइंडिंग, RL here is mechanical load, not mechanical load, electrical equivalent of mechanical load. So this variable resistance is the mechanical electrical equivalent of mechanical load. तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का। अब इसी प्रकार से हम अगर हम चाहें कि पूरे पैरामीटर्स को पूरे स्टेटर की तरफ ले जाएं, तो स्टेटर की तरफ ले जाने के बाद कैसा दिखेगा हमें डायग्राम, कुछ इस प्रकार से।
कुछ इस प्रकार से, मतलब हमारा यहाँ पर पूरा R1 X1 और ये पूरा जो स्टेटर पे था वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। I2 डबल डैश की वैल्यू k टाइम्स ऑफ I2 डैश है, वहाँ पर भी थी और यहाँ पे भी वही रहेगी। E2 डैश को हम यहाँ ला रहे हैं, तो E2 डैश बराबर से E1 के होगा, E1 बराबर से क्या होगा, E2 बाय k। आपको मालूम है हम E2 बाय E1 हो, V2 बाय V1 हो इक्वल टू क्या लेते हैं, हम k लेते हैं, और I1 बाय I2 इक्वल टू क्या लेते हैं, k। तो यहाँ पर E2 डैश इक्वल्स टू E1 इक्वल्स टू E2 बाय k आ जाएगा। R2 डैश को वहाँ से यहाँ ला रहे हो, सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ ला रहे हो, तो डिवाइड में k स्क्वायर चले जाता है। लास्ट टाइम पढ़ा होगा आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अगर नहीं भी ध्यान है तो आप कर सकते हैं। कैसे, आप E2 बाय E1 को ले लें और I2 बाय I1 को ले लें, है ना। वहाँ से R2 के फॉर्म में आप जब लिखेंगे तो 2k का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब वो थोड़ा करवाना भी थोड़ा मेजर पार्ट है वो, लेकिन ये आप ट्रांसफॉर्मर में देखें, वहाँ से आपको समझ में जाएगा कि कैसे करते थे। जब सेकेंडरी के प्राइमरी में आते हैं रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, उनके डिवाइड में k स्क्वायर चले जाता है, और ये वहीं अगर ये मतलब अगर जैसे ये वाले पैरामीटर अगर रोटर साइड जाते तो इनके मल्टीप्लाई में किए जाता। जब प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाते हैं रेजिस्टेंस तो k स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है, और इधर से रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस इधर तरफ आते हैं प्राइमरी तरफ तो डिवाइड बाय k स्क्वायर हो जाता है। ये आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर हेयर पावर इनपुट जो होगा रोटर को मिलेगा ये, और ये पावर जो यहाँ पर डिलीवर होगी वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगी। तो हमने इसको भी R2 1/s-1 को भी हमने प्राइमरी स्टेटर साइड को लेकर आए हैं इसको, तो इसलिए इसमें R2/k स्क्वायर हो गया है ना। एट नो लोड की स्थिति में स्लिप का मान 0 होता है प्रायोगिक रूप से। स्लिप की जो वैल्यू होती है लगभग कुछ वैल्यू होती है पर बहुत ही कम होती है, हम 0 मान सकते हैं। जब स्लिप की वैल्यू 0 होगी तो RL डैश की वैल्यू क्या होगी, स्लिप की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी ये। तो ये कंडीशन किससे जुड़ी हुई है, ट्रांसफॉर्मर के, ये ट्रांसफॉर्मर के उस कंडीशन से जुड़ी हुई है। अब देखो RL इनफाइनाइट मतलब RL इनफाइनाइट मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है केवल ओपन सर्किट में, तो ओपन सर्किट कंडीशन होगी एक तरीके से। तो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी ओपन सर्किटेड है। एट नो लोड कंडीशन में जो हमारा नो लोड की कंडीशन में जब स्लिप की वैल्यू बहुत ही कम होगी तो RL डैश इनफाइनाइट होगा, और यह कंडीशन जो है ट्रांसफॉर्मर की से जुड़ी हुई है जिसमें उसकी सेकेंडरी ओपन सर्किटेड हो। स्टैंड स्टिल में स्लिप की वैल्यू 1, वहीं आप अगर स्लिप की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर तो स्लिप की वैल्यू 1 रखने पे 0 आएगा RL डैश का मान। तो ये RL डैश की वैल्यू 0 मतलब शॉर्ट सर्किट में ही होता है रेजिस्टेंस 0। तो ये कंडीशन हमारी सेकेंडरी जब शॉर्ट सर्किटेड हो उस ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी हुई है। जब स्लिप की कुछ वैल्यू होगी और RL डैश उस पर निर्भर करेगा, तो ये एक तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग जो है एक वेरिएबल रेजिस्टिव लोड को सप्लाई करेगी, है ना। शक्ति मतलब पावर सप्लाई करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग टू वेरिएबल रेजिस्टिव लोड। अगर S की वैल्यू 1 बढ़ती है तो S की वैल्यू बढ़ रही है मतलब 1/s है, S बढ़ रहा है मतलब वो जो फैक्टर है वो कम होते जाएगा, और -1 वो वाला फैक्टर ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से जो RL डैश की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। RL डैश कम तो रोटर करंट बढ़ेगा, रोटर करंट बढ़ेगा तो मोटर और मैकेनिकल पावर डेवलप करेगी। तो इसीलिए मोटर की स्लिप अगर बढ़ती है तो जो ये कब बढ़ती है, जब मोटर पे लोड बढ़ता है। मोटर पे लोड बढ़ता है तो स्लिप की वैल्यू बढ़ती है। S इंक्रीज व्हेन लोड ऑन मोटर शाफ्ट इंक्रीजेस, है ना। और S इंक्रीज होगा तो RL डैश डिक्रीज होगा और रोटर करंट इंक्रीज होगा और मोटर और मैकेनिकल पावर डेवलप करेगी। तो एक प्रकार से मोटर के लोड बढ़ने के बाद भी
जो है उसकी स्पीड पर अंतर नहीं आता है, एक कांस्टेंट स्पीड। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस फंडामेंटल को, तो वही चीज़ दोबारा से यहाँ पे लिखी है। अब हम एक अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। अप्रॉक्सीमेट मतलब कि ये सब इतना सारा बारीकी जो हमने लिया उसमें से कुछ को निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्शन हम देखो तब करते हैं जब बहुत बड़ी चीज़ों की बात करते हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, है ना। जहाँ हम करोड़ों रुपए की बात करें तो वहाँ हम 100, 150, 300, 200 ये पैसे की इतना मायने नहीं रखता। वैसे ही अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट जो है मेनली लार्ज मोटर के लिए बनाया जाता है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है R1 और X1 में, जो कि स्टेटर वाइंडिंग में है, स्टेटर वाइंडिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम निग्लिजिबल मान लेते हैं, और मान लेते हैं जो हमारा V1 है वो E1 के बराबर है। मतलब जो स्टेटर वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा वो है V1 के बराबर होगा, जो हम उसको वोल्टेज पर फेस दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं R1 X1 V1 जो है E1 के एग्जैक्टली बराबर होगा। तो हम R1 X1 को क्या किए हैं देख सकते हैं आप, एक सेकेंड। R1 X1 कहाँ होता था, यहाँ होता था, है ना। तो अब शंट ब्रांच पैरामीटर को हमने यहाँ जो होते थे वो उसको यहाँ कर दिए, और ये जो यहाँ होते थे उसको यहाँ कर दिए, क्योंकि हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पे कि जो V1 है वो E1 के बराबर ही है। पहले ये था कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बाद जो जाएगा वो E1 के बराबर होगा, है ना। मतलब जैसे यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और 30 वोल्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पे 28 वोल्ट आता है ना। तो यही चीज़ हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर बड़ी मोटर के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहेगा, तो उसमें हमने यहाँ पर लार्ज रेटिंग्स की मोटर के लिए इसको निगलेक्ट करा, और R1 X1 पैरामीटर को हमने सिर्फ अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ से यहाँ ले आए। बाकी सारा डायग्राम आपका एज इट इज़ रहेगा जैसा कि आपने स्टेटर वाइंडिंग को रेफ़र करके बनाया था। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट सिर्फ लार्ज मोटर के लिए होता है, उसके लिए हम यहाँ पे उसको बना सकते हैं।